हाउ आर यू ऑल? कैसा रहा असेसमेंट? अच्छा कि बहुत अच्छा? कुछ आया? सब कुछ आया कि आया और गया हो गया? सब कुछ आया। इतना तो मैंने अच्छा पढ़ाया भी नहीं था जितना तुमने अच्छा खासा असेसमेंट दे दिया है। किस किस ने असेसमेंट नहीं दिया था? क्यों? हाँ तुम तो अभी, हाँ ये छोड़ो ना। अच्छा असेसमेंट वाले दिन? हाँ अच्छा, अभी फ्री हो ना? अभी बैठ के दे देना आज, है ना? अब तो आज तो आए हो, आज तो आए हो ना, आज दे देना। काल करे सो आज कर, सुनिए वो बातें। हाँ कौन बोला? मैम कुछ डाउट रहा क्या तुम लोग को? नहीं पक्का? थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा सा। फिर धीरे धीरे जब उसको 2-3 बार पढ़ा तब पता चला क्या आंसर होना चाहिए था। अभी कोई डाउट है क्या उससे रिगार्डिंग? कुछ नहीं, आगे बढ़े। तुम लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो ना? जितना समझ जाए उतना समझ लेना। 1-2 बार जब तुम क्लास में आओगे तो तुम्हें क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है? चलो, जो लास्ट अपन ने किया था वो कौन सा टॉपिक था? कि नेम जो है, ड्यूटीज अपन ने कवर अप कर ली, प्रमोटर के बारे में सब कुछ हो गया। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नाम के बारे में, ठीक है? नाम बोले तो जो कंपनी नाम रखती है वो नाम, ठीक है? अब जब कंपनी नेम रखती है उसके ऊपर कुछ प्रोविजंस है, कुछ ऐसी ड्यूटीज है जो वो कोई ऐसे नाम है, स्पेसिफाइड नाम जो वो नहीं रख सकती है। कौन कौन से ऐसे नाम है जो वो नहीं रख सकती है? कुछ आइडिया? जो सिमिलर नाम है, ऑब्वियसली अगर 2 कंपनी का एक नाम होगा रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। और कॉमन नेम्स जो होंगे वो भी नहीं रख सकते हैं। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आ गया जो यूज में नाम चल रहा है वो। अब जो रजिस्टर्ड नाम है उसमें भी अपन ने कैटेगरी बनानी, ऐसे LLP, ऐसी फर्म, ऐसी कंपनीज। तो 3 पॉइंट्स तो अपन ने यही कवर कर लिए कि सिमिलर नाम वाले बिजनेसेस में जो रनिंग चीजें उनको भी आप नहीं ले सकते हो। और जो जैसे कोई स्टेट को मतलब ये मैंने पढ़ाया ही नहीं है। जैसे महात्मा गांधी का नाम नहीं रखा। हाँ, जो कोई ऐसा सुपर हीरोज का नाम है जो, हाँ जो वेरी रेप्यूटेड पर्सन्स है जिनका नाम बहुत कॉमनली अपने को पता है, या कोई गवर्नमेंट की अच्छी खासी पोस्ट पे है, वो नाम अपन नहीं रख सकते हैं। करेक्ट? और कुछ याद आ रहा है? अब्यूजिव नाम नहीं रख सकते हैं, जैसे कि गधा एंड कंपनी मेरा फेवरेट है। मोदी चाय। हाँ मोदी चाय, तो मोदी चाय मोदी के नाम से स्पेसिफाइड नहीं हुई है। हाँ इंसल्टिंग हो या ऐसा कुछ भी ऑफेंसिव नेम नहीं हो सकता है, ठीक है? आगे से ही करा दूं क्या? वो रिवाइज नहीं करा क्या? चलो, कोई ऐसा है जो स्पेशल रेगुलेटरी से अपने को पहले परमिशन लेनी है, उसके बाद ही अपन वो काम कर सकते हैं। तो जब तक आप उनसे परमिशन नहीं ले लेते हो वो नाम आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरे को बैंक खोलनी है, मैं बिना बैंकिंग रूल्स को फॉलो किए बैंक लगा सकती हूँ क्या? बिना बैंकिंग अथॉरिटीज से परमिशन लिए बैंक वाला सरनेम यूज कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से पूछना पड़ता है, जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज है उनसे। फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ द वर्ड स्टेट। स्टेट समझते हो? हाँ लॉ। और कंट्रीज, स्टेट्स, वो सब स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। आप उन सब को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि तुमने कुछ ऐसा सुना है क्या कि गुजरात एंड कंपनी? अगर किसी के पीछे गुजरात लिखा है, गुजरात डिपो या कुछ ऐसा है, तो ऑब्वियसली वो अथॉरिटी से स्पेसिफाइड है, उनको परमिशन मिल रखी है, तो ही आप वो चीज को यूज कर सकते हो। ये क्या बोलता है? इफ द प्रपोज नेम इंक्लूड द वर्ड स्टेट इट शैल बी अलाउड ओनली इन द केस द कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। ऑब्वियसली, जैसे अगर तुमने कभी कोई केस लॉस पढ़े होंगे तो केस लॉस में कई बार तुम देखते हो ना, सच एंड सच वर्सेस स्टेट पढ़ा है। वहां जो स्टेट है ना वो क्यों आता है? क्योंकि वो जो केस है वो कौन सी टीम हैंडल कर रही है? गवर्नमेंट के द्वारा।
जो है अथॉरिटी उनसे हो रहा है। जैसे जो पुलिस होती है ना, जब वो केस फाइट ऑन करते हैं उसके लिए स्टेट आ जाता है। बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए ज्यादातर अपन स्टेट सुनते हैं, ठीक है। इसलिए जब अपन कंपनी लॉ में केसेस पढ़ेंगे तो वो थोड़े कम होंगे, क्योंकि कंपनी लॉ में 1-on-1 ज्यादा केसेस होता है, लाइक कंपनी और जिसने केस किया है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अदरवाइज जब अपन देखते हैं ना क्रिमिनल एक्टिविटीज में, तो वहां पर अपन देखेंगे कि राजेश वर्सेस स्टेट, तो वहां जो स्टेट है वो स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, कोई डाउट? तो आप स्टेट वर्ड का यूज नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। नेक्स्ट इज ओनली प्लेस नेम, जैसे एशिया लिमिटेड, जर्मनी लिमिटेड, हरियाणा लिमिटेड, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो जब तक वो पर्टिकुलर उससे रेफर्ड ना हो, तब तक। ओवरऑल जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है जिनको ये नाम स्पेसिफाइड है वही इन चीजों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वो कंपनी नहीं है ना यार, कंपनी नहीं है, एक तो इसका भी डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू जनरल, वो जो बहुत ज्यादा कॉमन नाम है उन नाम को भी आप यूज नहीं कर सकते हो, जैसे कि उसमें कोई वर्ड है ही नहीं। जैसे कि टेक्सटाइल कंपनी, अगर मैं बोलूं मेरी टेक्सटाइल कंपनी है तो टेक्सटाइल इज नॉट अ नेम, इट्स अ कॉमन थिंग, एक बिजनेस है, उसका मैं मेरा नाम थोड़ी यूज कर सकती हूँ। ऐसे तो फिर कोई टेक्सटाइल वर्ड को यूज ही ना कर पाएगा मेरी वजह से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। कभी कोई इंस्टीट्यूट का नाम सुना है, ट्यूशन क्लासेस, ऐसा हो सकता है? अरे वो रजिस्टर्ड नहीं है, लाइक इन जनरल अपने को ऐसा नाम नहीं होता है, हर कोई अपना यूनिक नेम देता है, अपना ब्रांड क्रिएट करता है, तभी तो उसका ब्रांड क्रिएट होगा। जब तक उसके पास कोई यूनिक नेम नहीं होगा क्या वो ब्रांड क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो टू जनरल नेम को अपन यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर कोई नाम मिसलीडिंग है, जैसे इंडियाज नंबर 1 कंपनी, कभी ऐसा कोई नाम सुना है? ये कोई नाम हो सकता है क्या, इंडियाज नंबर 1 कंपनी? नो, यू कैन नॉट। हाँ, अपन उसको टैगलाइन में यूज कर सकते हैं, है ना, पर उसको एज नेम अपन रजिस्टर नहीं करा सकते हैं। इसमें कोई डाउट? इजी लगा? तो ये बेसिक नाम है जो अपन यूज नहीं कर सकते हैं। या फिर ऐसा जो अनडिजायरेबल नेम है, ठीक है। अनडिजायरेबल कैसे होगा? जैसे कि कोई फॉरेन कंट्री या फॉरेन प्लेस का कोई नाम रख रहे हो, ठीक है, जैसे कि इंडिया जापान या जापान इंडिया, ये ऐसे अलाउड होगा क्या? नहीं अलाउ होगा जब तक कि आपको गवर्नमेंट परमिशन ना देती है। गवर्नमेंट कब परमिशन देगी? ऑब्वियसली जब आप वहां कर एक मेन बिजनेस को हैंडल कर रहे हो और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करने वाला है और वो सही है, तो ही आपको गवर्नमेंट परमिशन देगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट? अब नेक्स्ट ये बात करता है कि अपन जब भी कोई नाम चेंज करते हैं ना, तो नाम कैसे चेंज कर सकते हैं या क्या क्या चीजें होती है वो समझते हैं। सबसे पहला है चेंज इन एक्टिविटीज। अगर आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज अब चेंज हो गई, सपोज करो जो अपन ने एग्जांपल लिया था जोधपुर स्वीट्स, अब जोधपुर स्वीट्स अपना कपड़े का काम करना चाहता है, तो क्या वो जोधपुर स्वीट्स के नाम से आगे बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसका ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो उसका नाम भी तो चेंज करना मैंडेटरी हो गया, बिकॉज वो उसके ऑब्जेक्ट से लिंक्ड नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट से लिंक्ड होता तो चलता, उसको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इन केस अगर वो उसके ऑब्जेक्ट से नाम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो कंपनी को उसने अगर कंपनी ने चेंज किया है तो उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। कितने टाइम के अंदर अंदर? 6 मंथ के अंदर अंदर। जब भी वो अपने प्रोविजंस को चेंज करता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर अपने को उसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट? टॉपिक सिंपल लगा? क्या है, अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी चेंज होती है और वो आपके ऑब्जेक्ट और आपका नाम सिमिलर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नाम को चेंज करना पड़ेगा। कितने टाइम में नाम को चेंज करना पड़ेगा? मैक्सिमम टाइम कितना दे रखा है अपने पास? विदिन 6 मंथ्स अपने को नाम चेंज करना है, जिस टाइम से अपन ने एक्टिविटी को चेंज किया उस टाइम से। डन। नेक्स्ट है प्रमोटर्स रिलेटिव नेम्स, कॉइंड नेम्स। तुमने अभी है ना बहुत ऐसा सुना होगा, हैशटैग, जब अपन किसी की शादी में जाते हैं तो हैशटैग, वो दोनों नाम को मिक्स करके एक स्टूपिड सा नाम क्रिएट करते हैं, ट्रेंड है ना। जैसे तुम लोगों ने ऐसा कुछ सेट किया है? नहीं, कभी किसी के लिए सेट नहीं किया? फॉर एग्जाम्पल दे दो कोई। हाँ, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये गौहर खान और जैद नाम है उसका, ठीक है। तो ये जो नेम हो गया इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉइंड नेम। कॉइंड नेम कैसे? दो लोगों का जब नाम मिक्स करके उन्होंने अपने नाम को एक अलग ही देने की कोशिश की है, वो हो गया आपका कॉइंड नेम। ये क्या बोलता है? अगर आप कॉइंड नेम को यूज कर रहे हो जो दो प्रमोटर या कोई रिलेटिव या कोई मेन पर्सन को मिक्स करके हो रखा है, तो अपन क्या करेंगे?
उनके नाम को अटैच करके जब अपन नाम क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके लिए अपने को पहले उनका नाम का अप्रूवल देना पड़ेगा कि सच एंड सच पर्सन कौन है, क्यों है और क्या वो अपने नाम को देने को तैयार है या नहीं है। ऐसे सपोज करो तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, एज योर चॉइसेस, ठीक है, अगर वो आपका नाम ऐसे यूज कर ले अपनी कंपनी में, तुमको चलेगा क्या? हाँ, कौन बोला हाँ? बहुत खुशी हो रही है। इस खुशी को दूर रखते हैं, फ्रॉड के केस में भी तुम फंस जाओगे ना। तो एक सेफ साइड के लिए अपने को क्या चाहिए? परमिशन लेनी पड़ती है, करेक्ट। तो वो अपन पहले दिखा देते हैं कि देखो ये सच पर्सन हमारा रिश्ते में ये लगता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे। वैसे अगर आप कोई नाम ऐसा यूज कर रहे हो जो आपके रिलेटिव का नाम है, जैसे कोई होता है ना गुड लक्स मानते हैं अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, तो पहले आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना पड़ेगा कि आप उनके क्या लगते हो, किस तरीके से वो आपसे अटैच हैं, और उनके कीवर्ड्स जो भी है ना, अदर पर्संस भी अगर अपन अटैच करते हैं तो उनका भी अपन बताते हैं कि वो ब्लड रिलेटिव में कौन है, कैसे हैं, क्या उन्होंने अपनी कंसेंट दे रखी है या नहीं दे रखी है, वो सब करते हैं। उसके बाद ही अपन ऐसा कोई नाम रख सकते हैं। कोई भी कॉइन वर्ड अपन तभी रख पाएंगे जब अपने को परमिशन होगी। अगर आपका खुद का नाम है, सपोज करो आप 3 फ्रेंड्स मिलके ऐसा कोई बिजनेस रन करना चाहते हो कंपनी के फॉर्म में, आप तीनों के नाम का स्टार्टिंग लेकर या कुछ ऐसा लेकर करना चाह रहे हो, तो आप तीनों का क्या लगेगा? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका रिलेशनशिप क्या है, क्यों, क्या आप अपना नाम देना चाहते हो। अगर ये सब चीजें आप फॉर्मेट फुल अप कर लेते हो तो ये नाम आपको मिल जाएगा। डन? इसमें कोई डाउट? इजी लगा टॉपिक? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनर हो या मेजर हो। आप अगर नाम दे रहे हो तो बस आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दोगे और उनका रिलेशनशिप बताओगे कि क्या है। सपोज करो आपका नया नया कोई बेबी बॉर्न हुआ है और आप उसके नाम पे अपनी कंपनी खोलना चाहते हो तो आप खोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डन? नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन as to use of name of in other constitution। अब सपोज करो आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, ठीक है, आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, आप वो नाम इस नाम में यूज करना चाहते हो, तो क्या जो एप्लीकेंट होगा या तो वो पॉजिटिव बोलेगा या वो नेगेटिव बोलेगा, ठीक है। क्या whether they are using or has been using in last 5 years, कितने टाइम का परमिशन है अपने पास? 5 साल। मतलब अगर 5 साल में आपने यूज किया है तो ही आपको ये करने की जरूरत है। अगर ज्यादा पुराना हो गया, सपोज करो मैं कभी बचपन में कोई बिजनेस करती थी, अब अगर मुझे उसका सेम नाम यूज करना है तो मुझे इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ब्रांड तो अब कब का आया और कब का जा चुका है। देखो लोगों के माइंड में तब तक ही रहता है जब तक वो करंटली चल रहा होता है। तो अगर अपन ने लास्ट 5 सालों में उस नाम को यूज किया है तो अपन उनको बोलेंगे कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें हैं हमारी, ये डिटेल्स कि हमने कब खोली थी, कब बनी, चल रही है या नहीं चल रही है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी दे देंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम इस नाम को एज यूज करें तो। जो भी वो कंपनी है या एलएलपी है, जैसा भी वो नाम चल रहा था, डिक्लेरेशन के ये बिजनेस टेक ओवर हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो किसने लिया है, और नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है। समझ आया? सपोज करो मेरा जैसे जोधपुर स्वीट्स होम आज चल रहा है ना, ये फेमस है अभी ये अगर वो किसी और का बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। उन्हें क्या देना पड़ेगा? एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डिटेल्स देनी पड़ेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। सपोज करो अब जोधपुर स्वीट्स होम जयपुर भी शिफ्ट होना चाहता है, वैसे जयपुर में बहुत सारे हैं, ठीक है, पर कंसिडरिंग कि अगर वो और नया कोई ब्रांच खोलना चाहता है इन फॉर्म ऑफ कंपनी, तो वो क्या करेंगे, बता देंगे कि हमारा पुराना बिजनेस क्या था, हम कितने लोग हैं, हम कैसे चालू करना चाह रहे हैं, और हम हमारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उसके बाद आप ये कॉमन नाम यूज कर सकते हो। डन? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है कंपल्सरी इंक्लूजन ऑफ वर्ड्स। ये अपने को पता ही है, कंपल्सरी बोले तो मैंडेटरी, कि आपको करना ही पड़ेगा। कैसा नाम? अगर आपकी कोई सेक्शन अंडर सेक्शन 8 कंपनी समझते हो? कौन सी कंपनी? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट है क्या? क्या नहीं? जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन काम क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसके ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना है। उसका ऑब्जेक्ट क्या क्या है पता है? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन सब स्ट्रीम को, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इन सबको प्रमोट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, इनका मेन काम यही है। तो वो जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं ना, वो डिविडेंड के फॉर्म में अपने मेंबर्स को नहीं देते, वो इन्हीं सारी एक्टिविटीज में लगा देते हैं।
तो अगर अपन सेक्शन 8 कंपनी को कुछ बेनिफिट्स देते हैं तो अपन उनके ऊपर ये भी बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी को ये फ्रीडम होती है कि उन्हें प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी लिखने की जरूरत नहीं है, पर उन्हें कुछ और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जैसे कि फाउंडेशन, फॉरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर, कंसिडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट एक्सेट्रा, ये इन्हें लिखने की जरूरत है। एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज निधि कंपनी, अगर आपकी कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है? इलेक्शन पता है? इलेक्शन इलेक्शन इलेक्टोरल दोनों कॉमन है, मतलब जो इलेक्शन से रिलेटेड जब अपन ट्रस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं ना, वो ये उस दिन में मुझसे किसी ने पूछा था ना, उस दिन में मैंने बोला था तुम इतना क्यों पढ़ रहे हो, और फिर आज सबने पूछा। डोनेशन से रिलेटेड होता है क्या? नहीं, मतलब उसमें ट्रस्ट हमेशा कुछ ना कुछ इकट्ठा करने के लिए ही होता है। तो ये जो इलेक्टोरल है ना, वो इलेक्शन से रिलेटेड है। मतलब इलेक्शन से मेंबर्स बने ट्रस्ट, ऐसा कुछ। ये मेंबर्स बन रहे इलेक्शन के टाइम वो उनमें अब वो इकट्ठा करते रहते हैं पैसा, फिर उस पैसे को वो आगे यूज करते हैं। तो इलेक्टोरल वर्ड क्यों आ रहा है, मतलब इसमें क्या है? तो मैं बोल तो रही हूँ ना, इलेक्टोरल मतलब इलेक्शन से रिलेटेड, इसे तो और सीधा समझाया मैंने। ये वर्ड क्यों आ रहा है? अब वो तो तुम ऐसे बोलोगे मैम कंपनी वर्ड क्यों आ रहा है? इलेक्टोरल मतलब जो इलेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए वो ई से ई याद रख लेना बस। इतना तुम्हें डिटेल क्यों जाना है यार? जाना क्यों है मुझे ये तो समझाओ। क्या? हाँ क्या, देखो कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन तुम भी नहीं दे सकते हो ना, कि क्यों जाना है तुमको इतना डिटेल में। बहुत एजुकेटेड बच्चे मिले हैं मुझे, महान, जो भलाई असेसमेंट नहीं देते हैं। क्या नहीं, स्क्रीन थोड़ा सा इधर। इसका कोई एग्जाम्पल? किसका? अरे इलेक्टोरल ट्रस्ट एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका कुछ और से नहीं है। इलेक्शन से रिलेटेड ऐसे है, जब भी अपने को खर्चा करना पड़ता है ना, उसके लिए पहले अपने को ट्रस्ट में पैसा अमाउंट इकट्ठा करते रहना पड़ता है। तो जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ना, वो पैसा इन्वेस्ट करके उसको एक वो बनाते हैं। उसके बाद जो अपन, तुम्हें पता है वोटिंग होती है, वोटिंग का पैसा कौन देता है? तो सरकार जो पैसा देती है, हाँ, तो वो जो कमिटी है ना, वो सब उसमें पैसा इकट्ठा करके रखती है, ठीक है। फिर भी यार देखो, जब भी उनको सफेद से काला, काला से सफेद करना पड़ता है, उनको भी घुमाना पड़ता है पैसा। वो जो पैसा घूमता है ना, वो ऐसे ही घूमता है। ऐसे तो अपन ये बोलते हैं कि पार्टी खर्चा नहीं, तुम्हें पता है ये भी लिमिट है कि पार्टी स्पेसिफाइड करोड़ तक ही खर्चा कर सकती है। स्पेसिफाइड करोड़ तो अपने जोधपुर में ही खत्म हो जाए, उसमें भी शायद ज्यादा खर्चा करना पड़े। तो ऐसा ना, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो लॉ में लिखा है वो सब होता है, ठीक है। चिल करो तुम लोग। निधि कंपनी, तुम्हें पता चल गया होगा कि ये जो निधि कंपनी है ना, उसको क्या करना पड़ता है? अपना वर्ड यूज करना पड़ेगा, निधि लिमिटेड। निधि समझते हो क्या होता है? चिट फंड्स कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, ये सब निधि कंपनी के हेड में आती है। मतलब जहां जिसका मेन एम क्या है? पैसा लेकर अपने मेंबर्स से ही पैसा लेना और अपने मेंबर्स को ही पैसा देना, ठीक है। कैसे? लोन के फॉर्म। एग्जैक्टली तुमने कभी देखा होगा ना, अपनी जो ये जो हाउस हेल्प वाली जो आते हैं ना, मेड्स वगैरह, वो लोग क्या करते हैं? अपने में 5-7 जनों का ग्रुप बनाते हैं, सब लोग जैसे महीने के 1000 रुपए देते हैं। जिसके घर में शादी है या जिसको भी इम्पोर्टेंट काम है, वो या तो चिट से या ऐसा कुछ करके उसको पैसा चला जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके, हाँ क्या, बीसी जिसको अपन बोलते हैं, बीसी बोलते हैं कॉमनली, ठीक है। वो सेम वही होती है, निधि कंपनी और चिट फंड कंपनी का यही काम होता है। डन? कोई डाउट इसमें? अब हाँ, स्पाइस पता है क्या होता है? जो तुम्हारी लाइफ में कहाँ है? कौन? मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें वो होता है ना फॉर्म। तुम्हारा नाम अनमोल है ना? अंकुल। कुछ भी बोला था यार मुझे अनमोल याद हो गया, ठीक है। ज्योति का अनमोल है ना? या अनमोल ज्योति, कुछ भी कह सकते हैं यार। हाँ, मुझे अब इसकी गर्लफ्रेंड का नाम पता करना है बस। कौन है भाई? बॉयफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड का नाम बता दो तो सिंपल, गर्लफ्रेंड का नाम बता दो। नहीं, इल्यूशन तुम्हारे लिए भी क्रिएट करें हम, ड्रीम गर्ल। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दो, इधर उधर भटकना नहीं है मुझे। देखो, जीवन में बैलेंस रहना चाहिए। अब पढ़ाई से बोर हो जाओगे तो कोई तो चाहिए ना सपोर्टिव हैंड, नहीं?
अरे अरे टेक्निकली मत जाया करो, टेक्निकली मत जाया करो प्लीज। चलो अपन पढ़ रहे हैं स्पाइस, ठीक है, मतलब एक शॉर्ट वर्जन है फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने का। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या बोलते हैं, सबसे पहले अपने को अलॉटमेंट ऑफ डिन अप टू 3 डायरेक्टर्स। डिन समझते हो? तो यहाँ पर अगर अपन इस शॉर्टकट फॉर्म से जाएंगे तो कितने डायरेक्टर्स को डिन मिल जाएगा? नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, अपने नेम को रिजर्व करा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। कंपनी समझते हो? कंपनी जो 2-4 लोगों मिलकर बनाते हैं उनको क्या करना पड़ता है? इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है। तो अभी जो अपन फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं वो इनकॉर्पोरेशन से डील करता है, ठीक है, कि इनकॉर्पोरेशन कैसे कराएंगे। क्योंकि आपको डायरेक्टर्स चाहिए तो डायरेक्टर्स का दिन चाहिए रहेगा, इसलिए अपने को क्या, कितने लोगों तक, कितने डायरेक्टर्स तक दे सकते हैं? 3 डायरेक्टर्स दे सकते हैं। फिर आपको कंपनी का नाम भी चाहिए तो कंपनी का नाम भी यहाँ पर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ता है। पैन समझते हो? पैन समझते हो? नहीं समझते हो? मैं समझा दूंगी। चलो मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स, पहले ये पूरा एक बार लिंक कंप्लीट करते हैं। मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स बोले तो कम से कम मतलब मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स का वो दे देंगे? 3 डायरेक्टर्स का दे सकते हैं। अपने को कौन सा फॉर्म फाइल अप करना है? INC 32। इससे पहले अपन ने कोई INC पढ़े हैं क्या अभी तक? कौन से? किसी के ढंग से लिखा हुआ है? पढ़ो। INC 2 किसके लिए पढ़ा था? 3, 4, 5, 6 पढ़े हैं क्या? और 32 क्या पढ़ा है? मैक्सिमम ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। INC 32 बेसिकली किसके लिए होता है कि जो डायरेक्टर्स का दिन लेने के लिए, ठीक है। ये पूरा मतलब क्या, एक ही फॉर्म में अपन सब कुछ लिख के भेज देते हैं, इसलिए वो सिंप्लीफाइड फॉर्म दे रखा है यहाँ पे, इसीलिए अपन इसको स्पाइस बोलते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है इनकॉर्पोरेशन कराने का, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर की जो आइडेंटिटी का नंबर होता है वो, जैसे कि अपन कंपनी के केस में क्या पढ़ते हैं? सिन पढ़ते हैं, है ना। डिन और सिन कॉमन वर्ड्स है। नेक्स्ट इज ओनली 1 नेम होगा। ये क्या बोलता है? प्रमोटर या जो एप्लीकेंट है। प्रमोटर समझ गए? जो इनकॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। एप्लीकेंट बोले तो जो अप्लाई कर रहा है। दोनों कॉमन भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। वो कितना नाम दे सकते हैं कंपनी के लिए? सिर्फ और सिर्फ एक नाम दे सकते हैं। सपोज मुझे आज कंपनी खोलनी है तो मैं सजेशन लिस्ट में कितना नाम दे सकती हूँ? एक नाम। सपोज मेरी कंपनी का नाम मुझे अनुश्री कंपनी रखना है तो मैं कितना नाम दूंगी? सिर्फ एक। किस में भरूंगी? INC 32। When the applicant has already applied for the name, अगर उसे कोई नाम चेंज करना है तो वो नाम चेंज के लिए भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट इज MOA AOA का भी अपन फॉर्म यहीं पे फिलअप करेंगे, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो फॉर्म कितना जाएगा? एक ही जाएगा। कौन सा फॉर्म जाएगा? INC 32। और अगर आपको MOA के लिए बात करनी है तो क्या जाएगा? INC 33। और AOA के लिए INC 34। MOA AOA क्या होते हैं? MOA AOA दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। एक अपने को पावर बताते हैं और एक अपने को रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं। रूल्स कौन बताता है? AOA। पावर कौन बताता है? MOA। के हद से हद आप कंपनी को लेकर ये सारी चीजें कर सकते हो, पर सुपीरियर कौन रहेगा? इससे ज्यादा सुपीरियर कौन होगा? कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट सबसे बड़ा होता है, उसके बाद किसको फॉलो करना पड़ता है? MOA को, और उसके बाद AOA को, ठीक है, क्योंकि AOA कंपनी के बायलॉज वो सब होते हैं, ठीक है, जो कंपनी अपनी तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करती है वो, ठीक है। क्या ये प्रोविजंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, इनको सीक्वेंशियली ही चलना पड़ता है। डन? कोई डाउट? INC 32 में अपन को 2 चीजें करनी है। क्या? डायरेक्टर्स दिन लेना है और कंपनी का नेम लेना है, ठीक है। 33 में क्या लेना है? 34 में क्या लेना है? AOA लेना है। नेक्स्ट आ जाओ, इनकॉर्पोरेशन के लिए अपने को कितने चाहिए? For incorporation of a company having more than 7 subscribers या anywhere
जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको साइन करना पड़ेगा और एमओए वगैरह किस में फाइल करेंगे अपन 32 विथ रेस्पेक्ट टू 33 एंड 34। ये जो टेबल्स है जो अपन एमओए वाला हेड पढ़ेंगे उसमें अपन टेबल समझेंगे कि किसके रिगार्डिंग ये टेबल्स है और किस किस के लिए क्या होती है। अब अपने को साइन भी चाहिए होगा। At a place outside India. ये क्या बोलता है, जो सिग्नेचर है वो क्या है, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर समझते हो, वो पर्सन्स जो कंपनी को, मेमोरेंडम को या एओए को साइन करते हैं उन्हें हम सब्सक्राइबर कहते हैं, क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम किस नाम से जाना जाता है, सब्सक्राइबर के नाम से जाना जाता है। ये क्या बोलता है कि जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे एमओए एओए के, उनके साथ उनके विटनेसेस भी होंगे जो अफिक्स करेंगे या तो अपना डिजिटल सिग्नेचर या नॉर्मल सिग्नेचर एज जो कंपनी जिस तरीके से परस्यू कर रही है वैसे। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस समझते हो क्या होता है रजिस्टर्ड ऑफिस? जो हमें बताना पड़ता है। हाँ, जो अपन को बताना पड़ता है, मतलब कंपनी का आरओसी अलग होता है, आरओ अलग होता है। आरओसी क्या है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और आरओ क्या होता है, एक ऐसा प्लेस, क्योंकि देखो एक कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, तो अभी कोई भी गवर्नमेंट नोटिस आएगा तो मैं किस ब्रांच में दूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक कंपनी का, एक जैसे अपन बोलते हैं ना अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ये है, क्यों बोलते हैं रेजिडेंशियल एड्रेस ये है, ताकि अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना हो तो आप उस प्लेस पे कर सकते हो, करेक्ट। वैसे ही कंपनी के केस में कंपनी को क्या चाहिए, अपना एक एड्रेस चाहिए, उसको अपन रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम से जानेंगे। क्लियर, इसमें कोई डाउट? आरओसी और इसमें फर्क समझ आया? ये कंपनी का आरओ होता है। ये क्या बोलता है, अपने को वेरीफाई करना पड़ता है कि कंपनी का आरओ कहाँ है और क्या है। इसके लिए अपने को डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं और किस फॉर्मेट पे जाता है, INC 32, क्योंकि अपन स्पाइस पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो कॉमन नंबर क्या है फॉर्म का, INC 32, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, अपन क्या क्या चीजें और फर्दर जो अपन डिटेल्स डाल सकते हैं वो INC 22 में डालते हैं। ये सब चीजें अपन आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये सिर्फ ब्रीफ फॉर्म में अपन एक एक फॉर्म की डिटेल पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो INC 22 अगर आप INC 32 फाइल अप कर दिया है ना, तो आपको और ज्यादा डिटेल्स फाइल अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अपन ऑलमोस्ट सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है कि ये जो प्रोसेस चलता है वो कैसे चलता है। आपने फॉर्म नंबर 32 लगा दिया, अब आरओसी के पास वो गया, आरओसी चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, अगर उसे कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक लगती है या कुछ करेक्शन की गुंजाइश लगती है तो वो आपको पर्टिकुलर टाइम अलॉट करेगा। वो टेन्योर कितना होता है, 15 डेज का। सपोज करो आज मैंने करेक्ट करके डॉक्यूमेंट लगा दिया, अब एक और कोई मिस्टेक हो सकती है ना, मिस्टेक तो पॉसिबल है, अब उस मिस्टेक के लिए वो आपको दोबारा 15 दिन का टाइम देगा। बोले तो हद से हद आपको करेक्शन के लिए कितना टाइम दिया गया, 30 डेज, 15 डेज का पहले और 15 डेज का बाद में। इसमें कोई डाउट? ये नाम के लिए भी होता है, पर नाम के लिए सिर्फ एक 15 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है, डिटेल्स और ऐड ऑन करने के लिए ऐसा कुछ, ओके। सपोज करो, यस, सपोज करो आज मैंने आरओसी को अप्लाई किया, ठीक है, आरओसी ने मुझे बोला कि आपके मैम ये डॉक्यूमेंट्स अभी मिसिंग है, ये आप मुझे 15 दिन के अंदर अंदर लगा दो, ठीक है। मैंने 15 दिन मतलब 14 दिन की रात तक मैंने इसको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। फिर आरओसी का एक नोटिस आया, मैम अभी भी आपने 2 पेपर्स नहीं भेजे, तो अभी मेरे पास कितना दिन का टाइम है, 15 दिन का। तो इन टोटल पहले वाले 15 दिन और ये वाले 15 दिन का सेट, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम हुआ मेरे पास, 30 डेज का ही टाइम हुआ। समझ आया? जो पहले वाले 15 दिन थे ना, उसमें कुछ भेजा ही नहीं उसको, तो भी हाँ, तो भी वो एक अपॉर्चुनिटी आपको देगा, या अब वो, हाँ, वो आरओसी के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो कंपनी फ्रॉड के लिए बनी है, उसको पता था आरओसी को, तभी तो वो कुछ चेकिंग के लिए भेजेगा आपको। ऐसे तो देखो अपन सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के ही भेजते हैं। हर जगह एक चीज होती है, जेन्युइन मिस्टेक्स और आपका माइंडसेट जो है, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये हर जगह आती है, ठीक है। लॉ अपने को सिर्फ एक टाइम फ्रेम देता है, यस इनके बियॉन्ड भी चीजें पॉसिबल होती है अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है। सपोज करो जैसे ये कोरोना वाला सीन चल रहा है, अब मान लो किसी बंदे को कोरोना ही हो गया, ठीक है, अब वो तो 15 दिन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो अपन ने सिंपली उसको एक मेल भेज दिया कि हमारे सच एंड सच प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते। समझ आया? तो फिर उसको टाइम एक्सटेंशन मिल जाएगा।
एक्सटेंशंस या कम होना पॉसिबल है, बट एक अपन ने टाइम फ्रेम सेट कर दिया है कि एवरेज कंपनी के पास कितना दिन का मैक्सिमम टाइम पीरियड है, 15 डेज पहले, और अगर उसके बाद भी कुछ आपको लगता है कि मिसिंग है या कमी है तो और कितने दिन का टाइम है, 15 दिन का। और तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम कितना हुआ, 30 डेज का हुआ। डन, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, अब कंपनी अपने को क्या अलॉट करती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन समझते हो, CO किसमें देती है, क्या करती है, वो सब अभी अपन पढ़ लेंगे। अब समझते हैं MOA और AOA का कंसेप्ट। तो MOA AOA ऑब्वियसली ये सारे सब्सक्राइबर्स से प्रॉपरली, यार ये क्या प्रॉब्लम है, बैन ऑफ करो। तो फिर बैन ऑफ कर दूंगी तो यूज फिंगर पास में आ जाएगा। MOA AOA सारे सब्सक्राइबर्स से साइंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ सब्सक्राइबर्स एक्सेट्रा, ऑब्वियसली उन सबका नाम और वो आना चाहिए। ये क्या बोलता है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इसमें होना चाहिए, उनका नाम इंक्लूडिंग द सरनेम। सरनेम समझते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, नाम सेम हो सकता है सरनेम भी सेम हो, इसलिए अपने को बहुत सारी डिटेल्स डाल के रखनी पड़ती है, ठीक है। फैमिली और उनके फैमिली का नाम भी आएगा, उनकी रीसेंट फोटोग्राफ भी आएगी, स्कैंड MOA AOA के साथ जाएगी, मदर्स नेम फादर्स नेम आएगा, उनकी नेशनलिटी आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, उनकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें आएंगी। अगर वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, अगर वो फॉरेनर सब्सक्राइबर या प्रमोटर है जिनके पास पैन नहीं है, तो उनको क्या देना पड़ेगा, तो भी ऐसे ही हो रहा है। अब यूज फिंगर हटा दूंगी। ये क्या बोलता है, उनको क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, पैन नहीं है। अपने यहाँ के लिए मेन डॉक्यूमेंट्स कौन से माने जाते हैं, पैन माना जाता है और आधार कार्ड माना जाता है। तो ऑब्वियसली अगर वो फॉरेनर है तो उनके पास ये सब तो होने वाला नहीं है, तो उनको क्या देना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज उनको बताना पड़ेगा कि उनका एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, और उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके प्रेजेंट एड्रेस में कितना टाइम हो गया उनको। अगर सपोज करो उनका टाइम 1 ईयर से कम है तो उनको प्रीवियस एड्रेस भी देना पड़ेगा। ये इतना डिटेल्स क्यों दे रहे हैं, कोई बता सकता है मुझे? देखो, जो MOA AOA को साइन करते हैं वो मेन अथॉरिटेटिव पर्सन्स होते हैं, तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि अगर कंपनी में कोई भी घोटाला हो तो अपन किनको पहले पकड़ेंगे, इन लोगों को जिन्होंने सब्सक्राइब किया, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पर्सन है। और अगर इनमें से कोई बाहर का है या कोई अभी अभी गिना चुना यहाँ आया है तो वो तो कभी भी चूना लगा के चला जाएगा। जैसे तुमने वो फिर हेरा फेरी मूवी देखी थी क्या, उसमें वो जो लड़की थी उसका नाम क्या था, अनुराधा, हाँ अनुराधा, वो तो ऐसे ही वाइंड अप करके चली गई। अगर उसकी डिटेल्स होती तो अपन उसको पकड़ सकते हैं ना, करेक्ट। तो सेम यही कि अगर ROC के पास उनकी सब डिटेल्स होगी कि इससे पहले कहाँ थे, तो वो चेन से उस पर्सन को कैच ऑन कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? इसलिए अपन बेसिक डिटेल्स डालते हैं, वही सब्सक्राइबर्स होते हैं। क्या वो नहीं करेंगे साइन? सपोज करो मैंने सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइस दी है तो मैं साइन नहीं करूंगी, मेरा डिक्लेरेशन जाएगा, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हो सपोज करो, देखो अगर मैंने कंपनी खोली है तो मैं खुद ही प्रोफेशनल हुई, मैं खुद ही एडवाइस देने वाली हुई, मैं खुद ही सब कुछ करने वाली हुई, ठीक है। सपोज मैं और शिवानी मिलकर एक कंपनी खोल रहे हैं, इस सिचुएशन में मैंने तो प्रोफेशनल भी एडवाइस दिया और मैंने नॉर्मल कंपनी में भी पार्टिसिपेट किया, तो मैं सब्सक्राइब करूंगी क्योंकि मेरी तो कंपनी है इसलिए मैंने सब्सक्राइब कर लिया। तो इस सिचुएशन में मैं सब्सक्राइबर हो गई। पर अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ, सपोज तुम लोगों ने मिलकर एक कंपनी खोलना था, तुम्हें सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइस किया था, मैंने सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइस रेंडर की, अब तुमने बोला मैम कंपनी में साइन करो, मैं करूंगी, मेरी इच्छा कि मुझे करना है या नहीं करना है, उसमें मेरा जो एक्सपर्ट ओपिनियन जाता है। तो एक्सपर्ट को भी ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट एकदम फ्री हो जाता है अपनी लाइबिलिटी से, एक्सपर्ट की भी लाइबिलिटी बनती है। अगर सपोज करो मुझे पता था तुम फ्रॉड कर रहे हो या कोई चीज़ तुमने झोल से ली है, तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? ऑफकोर्स मैं। अब कोई अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़, उसको कुछ नहीं आता है, उसको कंपनी खोलनी है, उसने प्रोफेशनल पर्सन को हायर किया। अब अनपढ़ को नहीं पता कि क्या क्या घोटाला हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि सारा घोटाला प्रोफेशनल ने किया है, तो क्या उस अनपढ़ को गला पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा। क्लियर? उसके केस में सिर्फ एक्सपर्ट लाइबल होगा। तो एक्सपर्ट की लाइबिलिटी अपन आगे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट ये बोलता है कि उसका प्रीवियस एड्रेस भी देंगे और अपन ऑफिस या बिजनेस एड्रेस भी देने वाले हैं, ठीक है।
ऑफिस या बिजनेस एड्रेस भी देने वाले हैं। अपन ये भी बताएंगे कि उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, फैक्स नंबर, ये ऑप्शनल है क्योंकि सबके पास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वाली फैसिलिटी हो। नेक्स्ट इज उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, और ये सब इंडिविजुअल सब्सक्राइबर का होना चाहिए और वो प्रोफेशनल एंड नॉट ऑफ द प्रोफेशनल एंगेज इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। समझ आया? ये सब चीज़ें अपन किसकी डालते हैं? मेन वो बंदे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी है, उनका अलग से डिक्लेरेशन जाता है। कौन से फॉर्म में जाएगा वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कि ये जो चीजें हैं वो सही है कि गलत है। तो मैं कोई भी एड्रेस दे दूं, किसी को कुछ पता चलने वाला है क्या? नहीं ना, इसलिए अपने को आइडेंटिटी का प्रूफ देना पड़ता है। आइडेंटिटी के प्रूफ में दो चीजें, या तो वो इंडियन नेशनल होगा या फिर वो फॉरेनर होगा। अगर वो इंडिया का है तो उसको क्या मैंडेटरी है? पैन कार्ड। पैन कार्ड के अलावा वो क्या क्या दे सकता है? एक एक्स्ट्रा जो अपन ऐड ऑन करते हैं, जहाँ अपन बैंक के केस में भी यही सब चीजें लगाते हैं। क्या क्या? वोटर आईडी, पासपोर्ट, डीएल या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जैसे कि अपना आधार कार्ड वगैरह। डन? कोई डाउट इसमें? तो ये तो हो गया अपने इंडियन नेशनल के लिए। अब बात करते हैं फॉरेन नेशनल या नॉन रेजिडेंट। उसके लिए प्रूफ क्या है? पासपोर्ट। इसके अलावा तो उसके पास और एज सच कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर जो डॉक्यूमेंट अपन बनवाते हैं ना, वो नोटरी से साइन वाइन करके बनाते हैं, वो जो बाद में जब जैसे चाहिए होता है वैसे डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं। डन? इसमें कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट इज आपको रेजिडेंशियल प्रूफ भी देना पड़ता है। ये तो अपन ने अपना पर्सन का प्रूफ दिया। अब जो मैंने बात की थी कि अपने को घर का एड्रेस देना है, तो घर का प्रूफ भी तो देना पड़ेगा। इसके अलावा जो अपन कंपनी का आरओ खोल रहे हैं, तो आरओ का भी तो प्रूफ देना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल एड्रेस में अपन बंदा इंडिविजुअल क्या क्या लगा देता है? अपना बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन या मोबाइल बिल, क्योंकि तुम्हें पता है उसमें भी अपना एड्रेस प्रॉपरली लिखा हुआ होता है। पता है ना? पापा लोग पे करते हैं क्या बिल? तो उनको पता होगा ना। तुमको पता है? बिल भरवाने जाते हो क्या? बट बिल तो आते हैं ना पोस्ट पे। मुझे तो पता ही नहीं था। आज तक तो क्या मेरे किसी और ने कराया ना, मुझे पता ही नहीं है। क्या? बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी शैल नॉट बी मोर देन 2 months ओल्ड। अब ये कितना हद से हद कितना पुराना हो सकता है? 2 महीने। 2 महीने से ज्यादा पुराना चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, प्रूफ ऑफ नेशनलिटी इन केस द सब्सक्राइबर इज अ फॉरेनर नेशनल। इसके केस में अपने को क्या क्या चाहिए? उसका भी प्रूफ चाहिएगा कि वो कौन से नेशन का है, क्या है। और मैं तो बोला ना, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपने को लगाना पड़ता है। तो वो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर रखे होते हैं रूल्स, उनके हिसाब से इनको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ और देनी पड़ती है। डन? पासपोर्ट तो लगेगा ही लगेगा। पासपोर्ट के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो गवर्नमेंट जैसा जिसको फॉलो अप करती है वैसा होगा। ठीक है, डन? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट इज क्यू और आर जो अपने को करने की जरूरत नहीं है। वो क्यू किसके केस में? अगर उन्होंने दूसरा प्रूफ दे दिया है ना, तो उनको ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब जो अपन डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जैसे कि उसने पूछा कि मैम क्या एक प्रोफेशनल बंदों को साइन करने की जरूरत है? एज सब्सक्राइबर नहीं, उनका जाता है डिक्लेरेशन। और ये जो डिक्लेरेशन जाता है, ये किस में जाता है? INC 8 में, INC 2, INC 3, INC 4 चेंज, INC 8 डिक्लेरेशन, INC 32 स्पाइस, INC 33 MOA, INC 34 AOA। भूलोगे तो नहीं? पक्का? 2 सब सेक्शन 51 किसका होता है? 2 सब सेक्शन 51 किसका होता है? तो सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? 2 सब सेक्शन 51 KMP मतलब कौन से पर्सन इंक्लूडेड होते हैं उसमें? अंकुल मुझे समझ आता है कि तुम नहीं बोल रहे हो, और ये बोल रहे हो एक, जैसे मैं देखती हूँ एक, बस अब मुझे पता चल रहा है मास के पीछे फायदा है, बस इतना भी नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर। अरे हाँ, आता है। मैंने ये थोड़ी बोला कि तुम्हें आता नहीं है, बोल रहे नहीं हो, इसका मतलब आता है, तभी तो तुमने असेसमेंट दिया है। चलो, INC 8 किसका हो गया? डिक्लेरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स बोले तो जो भी प्रोफेशनल एडवाइस देता है। प्रोफेशनल एडवाइस कौन कौन देगा? मैं, तुम लोग और अभी अपन और बच्चे ऐड ऑन करते रहेंगे। ठीक है, तो वो वाले लोग भी। ओके, तो एडवोकेट, CS और
CMA वाले बच्चे, ठीक है, वो सब क्या दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। फाइलिंग ऑफ अ डिक्लेरेशन एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी देती है। किस नाम से देती है? जो भी उनके डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी वो सब होते हैं कि उन्होंने रिक्वायर्ड चीज़ें कर ली है, जो भी रजिस्ट्रेशन को लेकर रिक्वायर्ड था और सारा कुछ प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लाई कर दिया है। तो जो वर्ड है वो क्या है? कंप्लाइड विद, कि जितने भी लॉ के प्रोविजंस थे उन्हें हमने राजी खुशी फॉलो अप कर दिया है। डन? इसमें कोई डाउट? कौन सा फॉर्म लगाया अपन ने? किसने लगाया? प्रोफेशनल बंदों में कौन सी 4 चीजें आई है? याद हो गया? भूलोगे तो नहीं। नेक्स्ट है, अब ये डिक्लेरेशन कौन लगाता है? फॉर्म नंबर INC 9 आ जाता है। ये डिक्लेरेशन है सब्सक्राइबर्स के थ्रू। तो 8 में किसका डिक्लेरेशन था? प्रोफेशनल्स का। 9 में किसका डिक्लेरेशन है? सब्सक्राइबर्स का। क्या क्या बोलते हैं कि अपन एक एफिडेविट लगाते हैं। एफिडेविट समझ गए? हाँ, प्रॉपर एक प्रूफ कि हाँ भैया हम ये जो पर्सन है वो सही है और हमने जो भी बातें लिखी है वो एकदम सच्ची और ईमानदार वाली है, ठीक है। ये बोलता है कि जब भी अपन एफिडेविट लगाते हैं तो वो ये बोलेगा कि भाई मेरे को कन्विक्ट नहीं किया गया है, मतलब मैंने कोई ऑफेंस कन्विक्ट नहीं किया है, आई एम फ्री बंदा। नेक्स्ट, ना तो मैं किसी गिल्टी का, ना मैं कोई फ्रॉड का, ना ही कोई मैं मिसफियंस का या फिर किसी भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी के अंदर प्रीवियस कंपनी लॉ से मुझे कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की गई है कंसीडरिंग द लास्ट 5 years। कोई डाउट इसमें? सपोज करो मैं ऑलरेडी किसी कंपनी में थी, मैंने वहाँ कोई घोटाला किया है, अब मैं दूसरी कंपनी में सब्सक्राइबर बनूंगी तो पहले मुझे डिक्लेरेशन में लिखना पड़ेगा कि मुझे सच एंड सच कंपनी में ये पेनल्टी लग जा चुकी है। अगर वो ROC एक्सेप्ट कर लेता है तो ही ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स ROC ये तो देखेगा कि अगर इस बंदे ने घोटाला किया है। हर्षद मेहता अगर दोबारा नेक्स्ट ईयर आ जाता और फिर कंपनी खोलता, उसको अलाउ कर देते क्या? नहीं करते ना। सेम कि अपन इसलिए अपने ये पॉइंट डाला कि जब भी कोई सब्सक्राइबर होता है वो अपने साथ साथ एफिडेविट में ये सारी बातें लिखता है, और तो और वो लास्ट बात क्या लिखेगा कि जितनी भी मैंने चीजें दी है वो क्या है? ट्रू एंड फेयर है एट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। उसकी खुद की नॉलेज से वो जितनी भी चीजें उसने लिख रखी है वो एकदम सही और सच्ची है। डन? तो वो तो अपन कोर्ट में भी तो यही करते हैं। गीता पे हाथ रख के गुनाह कबूल कर लोगे क्या? हाँ मैंने मर्डर किया था। फॉर्मेलिटी है यार। मम्मी पापा कहते हैं ना हाँ तुम हमारे प्यारे बच्चे हो, फॉर्मेलिटी है, सच्ची में ऐसा कुछ नहीं है। होता ही क्या ऐसा? अच्छे प्यारे बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे प्यारे बच्चे, किसी का हाथ खड़ा नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो गाइस? एक तो बोलो हाँ हम प्यारे हैं, इतने ईमानदारी। ज्योति का सच्चा प्यार। अच्छा चलो, तो ये जो सब्सक्राइबर है ये क्या बोलता है? 3 चीजें वो अपनी डिक्लेरेशन में देता है, अपने एफिडेविट में देता है। पॉइंट नंबर 1 कि उसे किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 2 उसको किसी फ्रॉड में पेनलाइज नहीं किया गया था कंसीडरिंग द लास्ट 5 years। पॉइंट नंबर 3 कि उसकी नॉलेज में जितना भी उसने लिखा है वो एकदम सही और करेक्ट है। डन? इसमें कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेलकम।